नमस्कार दोस्तों। ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व अपने चल रहे थे, जिसमें से अपन ने अनुच्छेद ए तक पढ़ लिया था कि सभी व्यक्तियों को निःशुल्क और न्याय की विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, जो कि ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अब अपन इससे आगे का जो इसके नीति निर्देशक तत्व है उसके आगे का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अपन इसकी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पढ़ेंगे, अपन पूरा डिटेल से ही पढ़ेंगे, क्योंकि एक्चुअल में जब बच्चों को डिप्रेशन होता है ना, जैसे पेपर उनके नज़दीक आते हैं, तो जितने भी अपन ट्रिकली बेस पे चीज़ें तैयार करते हैं तो वो क्या है, इंसान बहुत जल्दी भूल जाता है। ठीक है, और डिटेल वाइज पढ़ने में अच्छे से याद रहता है। तो टाइम जाया ना करते हुए अपन अनुच्छेद 40 पे आते हैं। 40 कहता है, मतलब राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। क्या करेगा? राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, ऐसा अनुच्छेद 40 कहता है। ध्यान रखना, एक नोट डाल के लिख लो यहाँ पर। अपन जो अनुच्छेद 40 है गांधी जी के स्वराज्य की अवधारणा से संबंधित है। गांधी जी के स्वराज्य की अवधारणा से रिलेटेड है अनुच्छेद 40। ठीक है, अभी जब आगे अपन पढ़ेंगे तो अपन को पता पड़ेगा कि गांधी जी के जो मतलब ये नीति निर्देशक तत्व हैं, ये 3 भागों में डिवाइडेड हैं: गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। ठीक है, कौन कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी में, कौन सा समाजवादी में और कौन सा उदारवादी में, मैं आपको एक छोटी सी चार्ट के रूप में बेसिस में इसमें समझा दूंगी। अभी जो अपन अनुच्छेद 40 के बारे में पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि ये गांधी जी के स्वराज्य ग्राम की अवधारणा से रिलेटेड है। ग्राम पंचायतों का गठन इसमें होता है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, कौन सा वाला? 1992, 1992 पारित करके संविधान के भाग 9 व 9 के जोड़कर स्थानीय संस्थाओं का प्रावधान किया गया। स्थानीय संस्थाओं का प्रावधान किया गया। ठीक है, मतलब राज्य ग्राम पंचायतों को गठन करेगा, ऐसा अनुच्छेद 40 में है। और जो ये अनुच्छेद 40 है, ये किसकी अवधारणा पर रिलेटेड है? तो यह है गांधी जी के स्वराज्य ग्राम की अवधारणा से ही रिलेटेड है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, उसके द्वारा भाग 9 व 9 के, 9 और 9 के खे गे ऐसा होता है ना, ऐसा के जोड़कर स्थानीय संस्थाओं का इसमें प्रावधान किया गया। अब अपन नेक्स्ट पे आएंगे, अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य आर्थिक क्षमताओं के आधार पर, आर्थिक क्षमताओं के आधार पर विकास की सीमाओं के भीतर, मतलब अनुच्छेद जो 41 है वो ये कह रहा है कि राज्य आर्थिक क्षमताओं के आधार पर, जो उसकी आर्थिक क्षमता है उसके आधार पर वो विकास की सीमाओं को उपलब्ध कराएगा। मतलब प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक जो नागरिक हैं, जैसे वृद्ध ले लो या बुजुर्ग, बीमार, निःशक्त, ऐसे लोगों को राज्य काम उपलब्ध कराएगा, मतलब लोक सहायता उपलब्ध कराएगा, उसको रोजगार प्रदान करेगा, ऐसा अनुच्छेद 41 में कहा गया है। ध्यान रखना, इसमें जो मनरेगा योजना थी
उसके तहत अनुच्छेद 41 के तहत काम पाने के अधिकार के अंतर्गत आता है। ये अनुच्छेद 41 मनरेगा जो योजना थी ना काम पाने का अधिकार, वो इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में एक छोटा सा शब्द याद रखना, राज्य सभी व्यक्तियों को कार्य की मानवोचित व न्याय संगत दशाएं उपलब्ध कराता है। तो जो राज्य उपलब्ध कराता है कौन कौन सी? राज्य मानवोचित व न्याय संगत दशाएं, न्याय संगत दशाएं, मानवोचित व न्याय संगत दशाएं किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 42 के अंतर्गत ये उपलब्ध कराता है व्यक्तियों को। एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि प्रसूति जो सहायता है वो भी इसमें उपलब्ध कराएगा। मानवोचित दशाएं जो व्यक्ति के मानवीय क्रियाओं से रिलेटेड है, मतलब न्याय संगत, नैतिक और है ना कैसे हमें इंसानों के साथ बिहेवियर करना चाहिए, उससे चीज़ से जो रिलेटेड मानवोचित बातें हैं वो राज्य उपलब्ध कराता है अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 कहता है कि कर्मकारों, कर्मकार मतलब जो मजदूर हैं, जो कार्य करने वाले होते हैं, तो कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य, ध्यान दें, कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, मतलब उस व्यक्ति का उस वेतन में जीवन निर्वाह योग्य हो जाए ऐसा वेतन राज्य उपलब्ध कराता है। जो मजदूर है उसका जो स्तर है, जीवन स्तर है, वो शिष्ट ढंग से हो, अवकाश के समय का उचित उपयोग करने वाली दशाएं, कब व्यक्ति को अवकाश की आवश्यकता है, ऐसी मानवीय और जो दशाएं हैं जिनसे व्यक्ति को जो कह सकते हैं जो ज़रूरतमंद है, वो सभी चीज़ें राज्य अपने इन कर्मकारों को उपलब्ध कराएगा। कर्मकार कोई से भी हो सकते हैं, हर वो व्यक्ति जो किसी न किसी फील्ड में काम करता है, उन सबको एक पर्टिकुलर वर्ड से अपन देख सकते हैं कर्मकार, ठीक है। और कुटीर उद्योगों को भी उपलब्ध करवाएगा, कुटीर उद्योगों को भी उपलब्ध करवाएगा। यदि व्यक्ति के पास में रोजगार नहीं है तो ऐसा मुहैया कराएगा। अब अनुच्छेद 43 है जो कर्मकारों के निर्वाह योग्य भूमि उपलब्ध करवाएगा। अब इसी में अपन पढ़ेंगे अनुच्छेद 43 क्या? राज्य उद्योगों के प्रबंधन के लिए, किसके प्रबंधन के लिए? उद्योगों के प्रबंधन के लिए कर्मकारों यानी मजदूरों को उपलब्ध कराएगा, मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित कराएगा। जो अनुच्छेद 43 है वो कर्मकारों के जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी उपलब्ध कराएगा। और 43 के राज्य उद्योगों के प्रबंधन के लिए, राज्य में उद्योगों के प्रबंधन के लिए, यहाँ पर मैं वर्ड में यूज़ कर लेना तो थोड़ा सा आपका टॉपिक वाइज बन जाएगा कि राज्य में उद्योगों के प्रबंधन के लिए कर्मकारों की भागीदारी, मतलब मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित कराएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रख लेना, नोट डालकर लिख दो कि जो अनुच्छेद 43 है, अनुच्छेद 43 क्या? 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। ये बहुत से कंफ्यूजन करते हैं, आप ध्यान रख लेना, एक कम कर लेना।
43 क्या किस में जुड़ा? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अब आ जाएगा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? राज्य सभी नागरिकों के लिए, राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लाएगा। समान नागरिक संहिता, एक पर्टिकुलर वर्ड याद रखो, समान नागरिक संहिता। 42 मानवोचित और न्याय संगत दिशाएं उपलब्ध करा रहा था। 43 कर्मकारों के लिए मजदूरी, उचित मजदूरी। उचित मजदूरी इसलिए, एक पर्टिकुलर वर्ड ध्यान रखना, उचित मजदूरी इसलिए ताकि उस व्यक्ति का जीवन निर्वाह एक शिष्ट तरीके से हो सके। 43 क्या कहता है कि उद्योग है उनके लिए उचित प्रबंध, मतलब मजदूरों की संख्या उचित है या नहीं है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की कमी तो नहीं आ रही, तो ऐसा राज्य इन चीज़ों के लिए देखेगा अनुच्छेद 43 क्या में। जबकि 44 में राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लाएगा। समान नागरिक संहिता मतलब सभी व्यक्तियों को जीवन जीने के अधिकारों के लिए जितने भी नियम कानून कायदे हैं उनका वो समान रूप से प्रबंधन करवाएगा, ऐसा राज्य कहता है। अगला है अपना अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि जो राज्य है वो 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पूर्व प्रारंभिक शिक्षा तथा उनकी बाल्यावस्था जो है उसकी देखभाल का प्रबंधन करेगा, व्यवस्था करेगा। यहाँ पर एक नोट डालकर लिख लेना कि जो मूल संविधान था, मतलब पहले जो मूल संविधान में अनुच्छेद था 45, उसके अंतर्गत क्या था, ये राज्य 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा और बाल्यावस्था, मतलब उनकी देखभाल हो सके, उनका पालन पोषण हो सके, ये चीज़ उपलब्ध कराएगा। ये बाद का है, कब का? जो 86वें संविधान संशोधन, ध्यान रखना है इधर, पहले 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002, ठीक है, इसके द्वारा पहले क्या बात कही गई थी अनुच्छेद 45 में, वो पढ़ लेते हैं अपन। पहले जो मूल संविधान था अनुच्छेद 45 वाला, उसमें था कि राज्य 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। ये इसके मूल संविधान में था, अनुच्छेद 45 के मूल संविधान में। परंतु 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 के नियम के अनुसार बाद में राज्य ने क्या कहा, 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मुहैया कराई जाए और उनकी बाल्यावस्था की देखभाल की व्यवस्था हो, ऐसा अनुच्छेद 45 कहता है। जो मूल है उसमें 14 वर्ष तक की था और अब 0 से 6 वर्ष तक की प्रारंभिक शिक्षा तथा बाल्यावस्था के लिए देखभाल के लिए वो व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। अब आ जाएगा अपना अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति, दुर्बल वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। मतलब अनुच्छेद 46 कहता है कि जितनी भी SC, ST व दुर्बल वर्ग हैं, इनके आर्थिक प्रोत्साहन, इनको बढ़ावा देने के लिए जो आर्थिक प्रोत्साहन है और सामाजिक न्याय एवं शोषण से इनकी रक्षा करेगा, ऐसा अनुच्छेद 46 कहता है। कि मतलब किसी भी आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्गों से आप किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते, ऐसा अनुच्छेद 45 कहता है।
अनुच्छेद 47 कहता है कि जो पोषाहार स्तर है, पोषाहार स्तर है कि आपने देखा होगा एक स्वस्थ मनुष्य को कितने कैलोरी की आवश्यकता है। जैसे ग्रामीण परिवेश में और शहरी क्षेत्रों में, अब शहरी क्षेत्रों में व्यक्ति इतना भागा दौड़ी का काम करते नहीं हैं, तो उनकी डाइट और ग्रामीण क्षेत्रों की डाइट, जैसे उनका दिन रात का काम है फसल वगैरह उगाना, तो उनकी जो डाइट का चार्ट है वो तैयार करेगा, पोषाहार स्तर तैयार करेगा कि किस तरह से जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा किया जाए, लोक स्वास्थ्य में सुधार किया जाए, लोक सुधार में स्वास्थ्य की है लोक सुधार में, लोक स्वास्थ्य में सुधार किया जाए। ठीक है। अब अनुच्छेद 47 ही कहता है कि कोई भी ऐसी दवाइयाँ, मादक पदार्थ जो कि व्यक्ति के शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं या उनके जीवन के लिए खतरा हो, इस चीज़ पर क्या करेगा, राज्य बैन लगाएगा। किस पर? ऐसी कोई भी नशीली दवाइयाँ या मादक पदार्थ जिससे व्यक्ति के जीवन को खतरा हो। ठीक है। जैसे आपने कभी देखा भी हो कि गुटखा वगैरह के पाउच पर ऑलरेडी पहले से ही गवर्नमेंट ने ये करा दिया कि आप उस पर वैधानिक चेतावनी लिखो कि स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक है, पर फिर भी लोग बाग खाते हैं, सुधरते नहीं है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, बस वही चीज़ है। अब अनुच्छेद 48 क्या कहता है? अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि एवं पशुपालन में सुधार हेतु उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों को बढ़ावा दिया जाए। किस किस में? कृषि एवं पशुपालन में जितनी भी उन्नत वैज्ञानिक तकनीक हैं कृषि के समय पे, जैसे किस चीज़ का किस मात्रा में छिड़काव किया जाए जिससे फसल अच्छी हो, और पशुपालन को क्या खिलाया जाए जिससे उससे दुग्ध की प्राप्ति अच्छी हो सके। आजकल तो काफ़ी मिलावटें आने लग गई, बस उस चीज़ को, तकनीक को सुधारने के लिए यह अनुच्छेद 48 बनाया गया है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जितने भी गाय, बछड़े, दुधारू पशु हैं, इनके पशुओं के वध पर भी रोक लगाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह और भी चीज़ों में हमें प्रोटीन उपलब्ध कराते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस चीज़ को भी बैन कर रही है कि जैसे गोमांस और है ना, बहुत सी काफ़ी वैरायटी हैं जिनका मिक्सअप हो रहा है, आज उनसे शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है। तो इस चीज़ों पर बैन लगाने के लिए गवर्नमेंट भरसक प्रयास कर रही है। ठीक है। अब 48 हो गया कृषि एवं पशुपालन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48 क्या है? इसमें भी कहा गया है, मैंने ऊपर बताया था 48 में, कि कृषि और पशुपालन में सुधार हेतु उन्नत तकनीक का उपयोग है। इसमें राज्य पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करेगा। 48 है, कहीं ना कहीं कृषि पशुपालन को बढ़ावा दे रहा है, वध को रोक रहा है। ऐसे ही जो 48 क्या है, वो क्या कर रहा है, राज्य पर्यावरण संरक्षण का संवर्धन कराएगा, वन्य एवं वन जीवों की रक्षा करेगा, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा। ऐसा अनुच्छेद 48 क में कहा गया है। 48 क को किस में जोड़ा गया, किसके अंतर्गत जोड़ा गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। ध्यान रखें, अधिकतर जो यहाँ से मतलब 40 से लगभग आपने देखते आ रहे हैं, 43वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया।
43 के जोड़ा है, 43 ख नहीं जोड़ा, 43 ख जोड़ा है 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत कन्फ्यूज़न करती हैं, पर आप एक बार इसको देखते जाओ। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं जानती कि सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जिससे आप कर सकते हो, क्योंकि जब आप पढ़ने लगोगे तो आपको पता पड़ेगा कि जिस दिन एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे होते हो ना, तो वहाँ पर सच में पता पड़ जाता है कि वहाँ ट्रिक्स काम नहीं करती। वहाँ आपने अगर डिटेल वाइज पढ़ा होगा, पूरी की पूरी थ्योरी थोड़ा सा भी देखा होगा, तो उस वक्त आप 4 क्वेश्चनों में अनुमान लगा सकते हो कि हाँ ऐसा कुछ है, समथिंग मुझे ये राइट लग रहा है, ये गलत लग रहा है। मतलब 50-50 के चांस लेने के आपके 100% वो होते हैं चांसेस। ठीक है, तो हमें बस यही चीज़ करनी है कि जितना हो सके डिटेल से पढ़ें। शॉर्ट मतलब तरक्की का कोई शॉर्ट टर्म्स नहीं होता, मेरा मानना ये है। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 49, सॉरी 39 नहीं 49, 49, ये क्या कह रहा है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। मतलब धरोहरों की जितनी भी धरोहरें हैं उन सब की सुरक्षा का दायित्व अनुच्छेद 49 में किया गया है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं, स्थान हैं, वस्तुएं, उन सब का संरक्षण करेगा। ऐसा अनुच्छेद 49 कहता है। अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने हेतु कदम उठाएगा। राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने हेतु कदम उठाएगा। मतलब इन दोनों को क्या करेगा, अलग अलग, ऐसा कदम कि इन दोनों के कार्य सुनिश्चित हो। न्यायपालिका का कार्य जो न्यायपालिका के लिए और कार्यपालिका का कार्यपालिका के लिए। अनुच्छेद 51, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है। अनुच्छेद 51, अब अनुच्छेद 51 में ऐसा क्या है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि होती है, तो जो पहला पॉइंट है इसमें पॉइंट डाल के आप लिख लेना, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देगा। ठीक है, दूसरा है राज्यों के मध्य, सभी राज्यों के मध्य मतलब जितने भी राज्य हैं उन सबके मध्य न्याय संगत तथा सम्मानजनक, दिख रहा है, एक सेकंड, राज्यों के मध्य न्याय संगत तथा सम्मानजनक व्यवहार करेगा। थर्ड पॉइंट अपना कि सभी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समझौते व संधियों की पालना करेंगे। सभी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समझौते व संधियों की पालना करेंगे।
अब ये देख लो कितना इम्पोर्टेंट राष्ट्र अनुच्छेद है। पूरा जो टोटल वर्ल्ड से रिलेटेड है वो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेंगे, शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देंगे। अनुच्छेद 51 के ख ग एस टाइप्स में जो भी है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देंगे, न्याय संगत सम्मानजनक व्यवहार करेंगे, आपस में राज्य मिलकर राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समझौते व संधियों की पालना करेंगे। और लास्ट में अपन एक और लिख लें, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान मध्यस्थता से हो, ऐसा इसको बढ़ावा देगा, मतलब इसको बढ़ावा देगा। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान मध्यस्थता से हो, ऐसा इसको बढ़ावा देंगे हम। किसको? अनुच्छेद 51 को। ठीक है। अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति का आधार है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ही ये चीज़ दे दी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि। तो नोट डाल के लिख लेना कि ये अनुच्छेद 51 विदेश नीति का आधार है। अब इसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी आज क्या है। वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, फिर इसको डाउनलोड करने में भी मुझे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे पास जितना नेट उपलब्ध होता है उसके अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट में अपन सब जो पढ़ेंगे वो नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बता दूंगी कि कैसे यह 3 उसमें डिवाइडेड, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी जिसमें अनुच्छेद है उसके पार्टीशन अपन कर लेंगे, तत्व पढ़ लेंगे और उसके बाद में मूल अधिकारों व नीति निर्देशक तत्व कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। प्लीज़ आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो मतलब चैनल को कम से कम मोटिवेट करने के लिए यार कुछ तो बढ़ावा दो। अगर कुछ कमी नज़र आती है या कुछ भी ऐसा आपको लगता है कि सुधार की आवश्यकता है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।